गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11वीं क्लास के लिए अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, प्लस हम सीए फाउंडेशन भी साथ साथ करेंगे। यानी जब 11वीं का चैप्टर हो जाएगा, जो चैप्टर फिर आप सीए फाउंडेशन की जो बुक है आईसीए की, वो हम स्टडी करेंगे। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वहीं आपको वैसे भी आई जाएंगे, साथ साथ पढ़ लें। जो नहीं है वो हम उस बुक से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन की स्टडी साथ साथ चलती रहेगी। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, अब पेज नंबर 1.4 देखिए कि गूगल सर की बुक से आप पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग। आपने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, अकाउंटिंग इन 5 स्टेप्स के टोटल को आप अकाउंटिंग बोलते हैं। पहली स्टेप्स होती है रिकॉर्डिंग, यानी आप उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरी स्टेप थी, यानी पहली स्टेप को शॉर्ट में बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरी स्टेप है क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन करेंगे, लेजर बनाएंगे, यानी सेम ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आएंगे। जैसे रेंट 10 बार पे किया महीने में, तो एक ही जगह लिखेंगे, तो उसके लिए आप एक बुक बनाते हैं, लेजर बोलते हैं। रिकॉर्डिंग तो जर्नल में की जाती है, यानी जो पहली जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे आप जर्नल बोलते हैं, फिर आप लेजर बनाते हैं। तीसरी स्टेप थी, हमने पढ़ा था समराइजिंग, फिर आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं, समराइज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं कि आपकी असेट लायबिलिटी कितनी है, अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जानते हैं कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है। थर्ड फिर इंटरप्रीट करते हैं, आप इंटरप्रिटेशन निकालते हैं डेटा का कि भाई लास्ट ईयर ये सेल थी तो अब बढ़ गई तो क्यों बढ़ी, घटी इस साल तो क्यों घटी, लाइक दैट इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर आप कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट टू द ऑनर स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं आपके बिजनेस में, आप उन्हें कम्युनिकेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्यों करते हैं आप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के पीछे लॉजिक क्या है। पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड करने, अकाउंट का मतलब ही क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, टू रिकॉर्ड समथिंग। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाय अकाउंट, केवल अकाउंट का मतलब, तब ये बोलेंगे टू रिकॉर्ड समथिंग, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे यूज़ कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तभी आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने हैं तो अकाउंटिंग ज़रूरी है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज़ टू कीप मेंटेन करना कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो रूल्स बनाए गए हैं अकाउंट में उनके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन। आप भूलें नहीं, आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना नहीं भूलें, इसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। फ्रॉड, आप धोखे को रोक सकें। आपको पता होगा कि भैया ये चीज़ मार्केट में 10 लाख की मिल रही है, पर हमारे जो मैनेजर हैं उसने ये चीज़ 15 लाख की खरीदी है, तो यानी कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, वो जानबूझ के बिल बढ़ा रहा है। तो आप रिकॉर्ड करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि भैया 10 लाख की चीज़ ही 15 में क्यों खरीदी। तो फ्रॉड को रोकने के लिए, धोखे को रोकने के लिए, और ओमिशन मतलब भूल जाना, अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 दिन पहले आपने कितना सामान खरीदा था, राइट। तो भूलने को से बचने के लिए और फ्रॉड को रोकने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। फॉर दिस पर्पज, इसलिए ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन जर्नल और सब्सिडी बुक एंड देन पोस्ट इन टू लेजर। आपने पढ़ा था कि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं तो हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, यानी कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखते हैं, परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में लिखते हैं, तो उसे हम सब्सिडी बुक्स बोलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंट्स का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको पता होगा आपके एक्सपेंस कितने हैं, आपके लॉस कितने हैं। उसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू असरटेन, मतलब कैलकुलेट करना, द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उससे आपको कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ during a particular period. For this purpose, trading and P&L account of the business prepared at the end of each accounting period, यानी अपने अकाउंटिंग पीरियड के बाद आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को, तो आप उसे अकाउंटिंग पीरियड बोल सकते हैं। ऑल द आइटम रिलेटिंग टू परचेज, सेल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। यानी एक साइड आप सारे खर्चे लिख देते हैं, एक साइड आप सारे इनकम लिख देते हैं। इनकम को एक्सपेंस में डिडक्ट करते हैं, अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस होगा। इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं रेवेन्यू से, देयर इज सेड टू बी अ लॉस, उसे लॉस बोला जाएगा। इन एडिशन अ बिजनेसमैन इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं
पहला, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, आपने कितने का सामान खरीदा था ड्यूरिंग द पीरियड, आपको पता लग जाएगा कि कितनी परचेज आपने की है। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, आपकी सेल कितनी है वो आपको पता चल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस से। हाउ मच गुड्स हैव बीन रिमेन अनसोल्ड एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, कि कितने गुड्स बच गए हैं जो बिकने से रह गए ईयर के एंड में और उसकी वैल्यू क्या है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड और वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, आपने किन किन कितना कितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया, रेंट कितना दिया, कमीशन कितना दिया, एडवर्टीजमेंट कितना दिया, लाइक दैट। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न बाय वेरियस हेड ऑफ रेवेन्यू, और आपको इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, मतलब सेल कितनी हुई है, आपको कोई इंटरेस्ट कितना मिला बैंक से, आपने किसी शेयर में पैसा लगा रखा तो डिविडेंड कितना मिला, लाइक दैट। तो आपको पता चल जाएगा। बाय अटेनिंग दीज इन्फॉर्मेशन अ बिजनेसमैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, और आपको पता होगा तभी आप खर्चों पे कंट्रोल कर पाएंगे, आप तभी तो पता कर पाएंगे कि खर्चा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आप अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर पाते हैं, आपको पता होता है कि खर्चा अननेसेसरी हो रहा है तो इसे हम रोक सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा था कि आप प्रॉफिट और लॉस जाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, ताकि आपको ईयर एंड में अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पता हो जाएगी कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। थर्ड, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस लॉस, आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो पता चल गया, पर आपको फिर एग्जैक्ट रीज़न भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अननेसेसरी हम कौन सा खर्चा कर रहे हैं। जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रीज़न तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में पहला था टू कोई कीप और मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। प्रॉफिट और लॉस जानना है तो इससे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तीसरा है अब एग्जैक्ट रीज़न पता कर पाते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो किस रीज़न से हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो किस रीज़न से हो रहा है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाते हैं। पढ़ाया था फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कितनी असेट है आपके पास और कितनी लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है। इसके लिए हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट को शो करता है। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है, या तो नेट प्रॉफिट हुआ होगा या नेट लॉस होगा, उसे आप फाइनेंशियल रिजल्ट बोलते हैं। और जो बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि आपकी कितनी असेट हैं आपके पास और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। फॉर अ बिजनेसमैन merely ascertaining प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस नॉट सफिशिएंट, केवल प्रॉफिट और लॉस जानना ही काफ़ी नहीं होता है। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी पता होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अ स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर, एक बैलेंस शीट बनाई जाती है विच शोज द असेट एंड देयर वैल्यूज ऑन दी वन हैंड, एक साइड आप असेट लिखते हैं एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड आप कैपिटल लिखते हैं। बैलेंस शीट इज एक्चुअली a screen picture of the financial position of the business. At one glance, one would know the following by looking at the balance sheet. आप ये बैलेंस शीट देख के पता कर सकते हैं चीज़ें। हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर, डेटर पढ़ चुके हैं आप, जिन लोगों को आप उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो उन लोगों को हम डेटर्स बोलते हैं। तो बैलेंस शीट देख के आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों से हमें कितना पैसा लेना है। हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर, आपको कितना पैसा देना है। क्रेडिटर मतलब जिन लोगों से आप उधार सामान खरीदते हैं उन्हें आप क्रेडिटर बोलते हैं। तो बैलेंस शीट देख के ये पता लग जाएगा कि कितने लोगों को कितना पैसा देना है। हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास बिजनेस का कितना है, कैश कितना पड़ा हुआ है आपके पास, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक यानी बैंक में कितने पैसे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास जो बच गया, और फिक्स असेट कितनी है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगे जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। फिक्स असेट आप पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई भी असेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है दैट इज़ मोर देन 1 ईयर, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है, उन्हें हम फिक्स असेट बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो फिक्स असेट्स होती हैं। तो अकाउंटिंग का फोर्थ मोटिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। पहला मोटिव था टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा मोटिव था प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तीसरा मोटिव हो गया आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाते हैं कि प्रॉफिट की बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उन रीजंस को जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं। फोर्थ हो गया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं कितनी असेट है आपके पास और कितनी लायबिलिटीज़ हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर मेरा ये प्रॉफिट था, इस साल मेरा ये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, राइट। आप कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स का इस साल के रिकॉर्ड से, क्या रीज़न रहा कि प्रॉफिट बढ़ गया, क्या रीज़न रहा ये खर्चा इतना बढ़ गया या कम हो गया। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग की जा सकती है ताकि आप ईयर टू ईयर अपनी प्रोग्रेस को कैलकुलेट कर सकें। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, ऑब्वियसली आप अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए अकाउंटिंग करते हैं कि गलत तरीके से तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, रेंट पे किया है 1 लाख पर लिख दिया आपने 2 लाख, तो एरर हो जाएगा। फ्रॉड मतलब कोई धोखा कर रहा है, जानबूझ के खर्चे बढ़ा के दिखा रहा है आपका अकाउंटेंट और पैसा लेके आधा पैसा अपनी जेब में रख रहा है, तो उसके लिए आप अकाउंटिंग कर सकते हैं फ्रॉड को रोकने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं आप। पहला ऑब्जेक्ट था टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। प्रॉफिट और लॉस जाने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। आपकी प्रॉफिट और लॉस किस रीज़न से हो रहा है, एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। आप ईयर टू ईयर अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। आप एरर को, गलतियों को और फ्रॉड, धोखे को रोकने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। और लास्ट में है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टी मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी, हमने पढ़ा था बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट होता है, जिन्हें स्टेक होल्डर ही बोलते हैं। स्टेक होल्डर, STAKE, स्टेक होल्डर, जिनका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। जैसे बैंक ने आपके बिजनेस को लोन दे रखा है, तो अगर कल का आपका बिजनेस फेल होगा तो बैंक का लोन भी डूब जाएगा। तो बैंक क्या है, स्टेक होल्डर है, इंटरेस्टेड पार्टी, तो वो टाइम टू टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाते रहते हैं। Another main objective of accounting is to communicate the accounting information to various interested parties। को आपको बताना होता है, लाइक ऑनर को इन्फॉर्म करना होता है, इन्वेस्टर्स को बताना होता है, क्रेडिटर्स जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं, बैंक एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा। द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियल डिसीजन, ताकि वो सही निर्णय ले सकें अबाउट द बिजनेस एंटिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग के आपके ऑब्जेक्टिव, हमने 7 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, आप प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा, आप एग्जैक्ट रीज़न जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है, एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट हो जाते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने से। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की, आपकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। आप अपनी ईयर टू ईयर प्रोग्रेस को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं कि लास्ट ईयर ये सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन है। आप एरर और फ्रॉड को रोकने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। और अब आप लास्ट पॉइंट था कि आपको जो वेरियस पार्टीज हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपके बिजनेस में, आप उनको डिटेल देने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। के अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग क्या काम करती है। ठीक है, अकाउंटिंग परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। अकाउंटिंग मेजरली ये काम करती है, जनरली ऑब्जेक्टिव और फंक्शन सेम ही लगेंगे आपको। ठीक है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ऑब्वियसली अकाउंटिंग का काम ये है कि वो सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से रखें, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि 1 तारीख को हमने ये सामान खरीदा, इतना बेचा, 2 तारीख को हमने इतना सामान खरीदा बेचा, ऐसे थोड़ी आप एक साथ करेंगे। ठीक है, तो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो पहला मेन फंक्शन हो गया मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये जनरली ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग से मैच हो रहा है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो होता ही अकाउंटिंग का काम कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, आप समझ लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करें और फाइनेंशियल रिजल्ट को बताएं। फाइनेंशियल रिजल्ट बताया था अभी आपको कि फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में बोलते हैं P&L अकाउंट, जो ये बताता है। एक साइड आप लिखते हैं एक्सपेंसेस, एक साइड आप लिखते हैं अपनी इनकम। इनकम में से एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं और अपना फाइनेंशियल रिजल्ट निकालते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर इनकम कम है तो आपको लॉस होगा। इसी तरह आप बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बताता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड आप लायबिलिटीज़ लिखती हैं कि किस किस से आपने पैसा ले रखा है, लायबिलिटीज़। एक साइड आप लिखते हैं असेट, कि आपके पोजीशन में क्या क्या चीज़ें हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए, तो वो असेट होती हैं। तो असेट लायबिलिटीज़ यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं।
Financial statement include profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account shows the profit or loss incurred during the accounting year. कितना profit और loss हुआ वो पता चलेगा. And balance sheet shows the financial position at the end of the accounting year. कि आपके पास कितनी asset है, कितनी liability है, balance sheet शो करेगी फाइनेंशियल पोजीशन को. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी चीज़ें आती हैं. जब आप 12th क्लास में आएंगे, हायर क्लासेस में आएंगे, तो आप डिटेल में समझेंगे. तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला तो हो गया कि अकाउंटिंग का मेन जो काम है वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है. दूसरा काम है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है. तीसरा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज. वेरियस पार्टी मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं, जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है. जैसे किसी ने लोन दे रखा है तो बैंक ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो सेफ जोन में है. अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो बैंक को हमेशा डर रहेगा कि आप लॉस में जा सकते हैं, राइट. गवर्नमेंट ये जानने में इंटरेस्टेड होती है कि आप उसे टैक्स कितना देने वाले हैं. तो जो भी वेरियस पार्टीज़ हैं, जिन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं, STAK, स्टेक होल्डर्स, यानी ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है. ऑनर भी हो सकता है, ऑनर का तो खैर होता ही इंटरेस्ट, तो ऑनर भी एक स्टेक होल्डर होता है. ठीक है. इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसका आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो स्टेक होल्डर होता है. उन्हें वेरियस पार्टीज़ बोल सकते हैं. Another main function of accounting is to communicate the information regarding net profit और loss कितना हुआ, asset क्या है, liabilities क्या है, तो इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना. प्रोटेक्टिंग द असेट ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप अपनी असेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा. ठीक है. आप वो चीज़ें चेक कर सकते हैं. टाइम टू टाइम अपना कैश बैलेंस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एज पर रिकॉर्ड ये कैश है और अवेलेबल कितना है फिजिकली कैश, काउंट कर सकते हैं ताकि मिसमैच नहीं होना चाहिए. क्योंकि मिसमैच तो कोई फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, तो इसको रोकने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं. अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट. आप कई असेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, सच एज कैश इन हैंड, आपके पास पैसा कितना है हाथ में, बैंक बैलेंस कितना है आपका, इन्वेंट्री स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने, एक्सेट्रा. इट इनेबल द मैनेजमेंट. इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम. आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है आपके एसेट का. प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अकाउंटिंग से हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है इस बार, तो हम एक और ब्रांच खोल सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाए. ये प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कमा के दे रहा है तो हम इसकी सेल बढ़ाने के ऑप्शंस देख सकते हैं. तो मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकता है अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के बेस पे. बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन. जब आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकाउंटिंग असिस्ट मतलब हेल्प करती है मैनेजमेंट की इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में. प्लानिंग कर रही है, कंट्रोलिंग मतलब कोई खर्चा अननेसेसरी हो रहा है तो उसे रोकिए, और डिसीजन लीजिए, डिसाइड करिए कि इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, आगे कोई नई ब्रांच खोलनी है, कोई नया ऑफिस खोलना है. इसके लिए आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए. ट्रस्टशिप. ट्रस्टशिप मतलब विश्वास हो गया. कंपनीज में क्या होता है, कंपनी आप आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में जब आएंगे. ठीक है. वैसे आप अभी सी फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे उसमें पढ़ेंगे. कंपनी आप खोल सकते हैं. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी ऑनर अलग है, कंपनी अलग मानी जाएगी. कंपनी में जो ऑनर पैसा लगाता है, जिसे आप शेयर होल्डर बोलते हैं. कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, उसे आप शेयर क्या बोलते हैं, शेयर. आप 11th क्लास में हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लें. कंपनी आप खोल सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट इंडिया में. कंपनी एक बिजनेस का करने का तरीका है. आप अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसे आप सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं. अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई. ठीक है. इसका कहीं रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, बस जो भी शॉप एक्ट है, जो भी आपके शॉप एक्ट बना होता है उसकी परमिशन चाहिए होती है. अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं. इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप फर्म खोल सकते हैं. ठीक है. पार्टनरशिप एक्ट तो लगता है 1932 उसके अकॉर्डिंग. अगर आप इससे ही बड़ा फॉर्म चाहते हैं, आप बड़ा भी काम करना चाहते हैं, तो आप कंपनीज खोल सकते हैं. ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराना होता है. कंपनीज खोलने का एक फ़ायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपये रखनी है कंपनी की कैपिटल तो आप समझते हैं जो, तो आप डिसाइड करेंगे कि एक शेयर की प्राइस कितनी है. सपोज आपने 1000 रुपीज़ का रखा है एक शेयर, तो आप ये शेयर पब्लिक को अलॉट कर सकते हैं. अगर आप पब्लिक कंपनी खोलते हैं तो आप पब्लिक में जा सकते हैं, IPO लेके, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए. एक शेयर 1000 का है. ठीक है. तो हर आदमी आपकी कंपनी के शेयर खरीद सकता है और वो उसमें फिर मेंबर बन सकता है, जिसे आप शेयर होल्डर बोलते हैं. वो डे टू डे के मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कंपनी में पैसे लगाते हैं. असली मालिक तो शेयर होल्डर होते हैं. तो जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है. उस ईच पार्ट को हम शेयर बोलते हैं.
और जो शेयर खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, यानी वो ऑनर होता है। पर शेयर होल्डर डे टू डे के काम मीटिंग में नहीं आते हैं। डे टू डे के जो काम करते हैं वो मैनेजमेंट को दिए जाते हैं, जिन्हें डायरेक्टर्स होता है। कंपनी चलाता है डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर के अपॉइंट करते हैं अपने बिहाफ पर। इन्हें चलाने को दी जाती है कंपनी की जिम्मेदारी, ठीक है। इन्हें तो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। तो इन पर ट्रस्ट किया जाता है। शेयर होल्डर ट्रस्ट करते हैं कि ये जो काम करेंगे कंपनी के बेनिफिट के लिए करेंगे, ठीक है। इसके लिए अकाउंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। इन केस ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब मैनेजमेंट को सौंपी जाती है जिम्मेदारी। इंटरेस्टेड मतलब किसी को जिम्मेदारी देना। कंपनी में जिम्मेदारी दी जाती है मैनेजमेंट को विद द टास्क, काम दिए जाते हैं। ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेस, की जो एंटरप्राइजेस मतलब जो कंपनी है उसके रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करें, ठीक है। रिसोर्स मतलब जो भी असेट हैं उन पर नज़र रखें ताकि उनका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनर तो डेली नहीं आएंगे, राइट। द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब जो देखभाल करते हैं ऑफ द कंपनीज फंड, कंपनी के पैसे की। एंड अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्स प्रॉपरली। और अकाउंटिंग हेल्प करती है इस चीज़ पर कि आप आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो असेट हैं, उनका कोई मिसयूज़ नहीं हो, इसके लिए आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लाइंस ऑफ लीगल नीड। लीगल कॉम्प्लाइंस मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। एक कोर्स भी होता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। 12th के बाद अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप कंपनी सेक्रेटरी CS का कोर्स कर सकते हैं। CS को कॉम्प्लाइंस ऑफिसर भी बोला जाता है। यानी CS का जो काम होता है कि किसी कंपनी में जो भी लॉ अप्लाई हो रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहा है, क्या वो कंपनी उन लॉज को फुलफिल कर रही है, कोई वायलेशन नहीं कर रही है, चेक करना CS का काम नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का। आप पढ़ समझ लें। अगर आपने कॉमर्स ली है तो इंडिया में 3 कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं आफ्टर 12। एक तो होता है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होता है CS कंपनी सेक्रेटरी, और एक होता है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीनों का डिफरेंट रोल होता है। अगर आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती है, आपको टैक्स, आप वैसे आपने पढ़ी नहीं कभी टैक्स, पर टैक्स अच्छा लगता है जानना कि टैक्स या ऑडिट करना, ठीक है। ऑडिट आप चेक कर सकते हैं, आपकी चेकिंग बहुत अच्छी है, आपका बहुत माइंड शार्प है गलतियों को ढूंढने में या फ्रॉड को पकड़ने में, आपको ऑडिटिंग अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप CA कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं नंबर की, बहुत सुपीरियर मैथ्स की ज़रूरत है। बहुत सा डायलेमा है कि जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसे ही CA करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स का बहुत रेयर ही, बहुत ज़्यादा बहुत रेयर ही आप लिंक कर सकते हैं मैथ्स को CA से। नंबर्स टोटली डिफरेंट। हाँ, थोड़ी बहुत मैथ्स आपकी हेल्प करेगी, ऑब्वियसली मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत अच्छी होगी तभी आप CA बन पाएंगे। अगर आपको मैथ्स थोड़ी ठीक ठीक सी है और नहीं ठीक है पर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, ठीक है, तो भी आप CA कर सकते हैं, ठीक है। CS कंपनी सेक्रेटरी, इसका मेन काम होता है कि जो लॉ अप्लाई हो रहा है, इसका मेन काम लीगल होता है कि जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉ अप्लाई होते हैं, लॉ मतलब कोई सा भी लॉ हो सकता है। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, पार्टनरशिप में तो खैर नहीं होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी में अपॉइंट होगा। तो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉ लग रहे हैं उनको ढंग से वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लाई कर रही, कॉम्प्लाई मतलब फुलफिल कर रही है नहीं कर रही लीगल रिक्वायरमेंट को, ये कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जनरली लॉ ओरिएंटेड होता है। इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आते हैं ऑल्दो, पर 70 to 80% थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको थ्योरी अट्रैक्ट करती है, आपको लीगल में जाना है, आपको लॉ लीगल कुछ काम करने, तो आप CS का कोर्स कर सकते हैं। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मेन काम होता है कॉस्ट पता करना। ये पेन अगर 10 रुपये का बेच रही है कंपनी, तो उसे कैसे पता चला ये 10 रुपये का है? पहले उसने खर्चे जोड़ेंगे फिर प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट का जो काम है, कॉस्टिंग जो है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। इसके लिए भी अलग अलग डिग्री है इंडिया में, जैसे CMA बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो डिपेंड करता है आपका एरिया इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको लॉ में अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, वो भी कर सकता है। आपको टैक्स अच्छा लगता है, आप वैसे पढ़ा नहीं पर आप सुनते रहते हैं, आपको टैक्स की नॉलेज अट्रैक्ट करती है, ठीक है, शेयर मार्केट अट्रैक्ट करते हैं, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ऑडिट अट्रैक्ट करती है CA। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, आपको थ्योरी बहुत पसंद है, आपको प्रैक्टिकल इतने पसंद नहीं है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्टिंग में जाना है, कि आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, तो आप CMA का कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद।
तो कॉम्प्लायंस का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो जब अकाउंटिंग करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, तो आप अकाउंटिंग करिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा, अ बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट। आपको टाइम टू टाइम स्टेटमेंट देने होते हैं, सच एज एनुअल अकाउंट, आपको अकाउंट दिखाने होते हैं। अगर इनकम टैक्स वाले रेट डालते हैं, छापा मारते हैं, रेट डालते हैं, समझते हैं आप, मूवी भी आ चुकी है। तो एनुअल अकाउंट्स आपको शो करने होंगे। उन्हें लगता है कि आपकी इनकम तो ज़्यादा है पर आप टैक्स कम दे रहे हैं, तो जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो उन्हें बता पाएंगे, देखिए हमारी इनकम तो यही है, बिल वगैरह आप चेक कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो एनुअल अकाउंट्स दिखाने होते हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न एटसेट्रा। रिटर्न मतलब आप टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप रिटर्न मतलब होता है कि एक साल में जितना भी आपने इनकम और लॉस हुआ उसकी डिटेल आप दे रहे हैं, अपनी इनकम एंड लॉसेज, एक्सपेंसेस की, इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसे रिटर्न बोलते हैं। जीएसटी में भी जाती है रिटर्न की, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई। तो रिटर्न मतलब डिटेल देना टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कि आपकी कितनी इनकम और लॉस है, आपका कितनी सेल और परचेज है। अकाउंटिंग परफॉर्म दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, तभी आप गवर्नमेंट को सप्लाई बता पाएंगे कितनी इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल की है, नहीं की है। तो लीगल नीड्स के लिए भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन है कि लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। अब इसमें टैक्स की बात आई हुई है कि इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स, उससे आप थोड़ा बहुत समझ लें। वैसे आगे भी आएगा जीएसटी, पर मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझा देता हूँ। टैक्स वर्ड आप बहुत कॉमनली सुनते रहते हैं, ठीक है। टैक्स का कोई मीनिंग अगर आपसे पूछ रहे तो आप क्या बोलेंगे? आप 11th में हैं, ठीक है, आप टैक्स बाद में पढ़ेंगे जब आप 12th क्लियर कर लेंगे। आफ्टर 12th आपके को इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ाया जाएगा, पर ओवरव्यू आपको आना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी चार्ज। कंपल्सरी चार्ज, चार्ज को लॉ में बोलते हैं लेवी। लेवी करना मतलब चार्ज करना। कंपल्सरी चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज और लेवी है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, यानी कोई अपनी इच्छा से तो देना नहीं चाहता है टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट आप पे कंपल्सरी एक चार्ज लगाती है, एक बर्डन डालती है कि भैया इतना पैसा आपको टैक्स के नाम से हमें देना होगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? टू फुलफिल पब्लिक ड्यूटीज़। जो गवर्नमेंट का पब्लिक ड्यूटीज़ का जो कर्तव्य है, जो उसकी पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाने हैं, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है। तो वो आप एक कंपलसरी चार्ज लगाती है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी लगाती है कि इतना अमाउंट आपको देना होगा टैक्स के नाम से, ताकि गवर्नमेंट पब्लिक का वेलफेयर कर सके। तो ये तो टैक्स का मीनिंग हो गया। पर मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँगा? टैक्स इज़ अ कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी। कम मतलब साथ साथ। टैक्स इज अ कंपलसरी का मोरल ड्यूटी है, मतलब कंपलसरी तो है ही क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, पर ये मोरल भी है, राइट। जैसे आप इस कंट्री से कमा रहे हैं, भारत से आप कमा रहे हैं, इंडिया से कमा रहे हैं, इस कंट्री ने बहुत कुछ आपको दिया है, तो आपकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट इस कंट्री के लोगों का, कंट्री का भला कर सके। हर कोई सोल्जर बन के आर्मी में जाके बॉर्डर पे नहीं जा सकता, राइट। हर कोई नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो आपकी भी एक मोरल ड्यूटी बनती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट दीजिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आधा की डेवलपमेंट कर सके। तो कई लोग अपनी मोरल ड्यूटी भूल जाते हैं, वो टैक्स की चोरी करते हैं। कंपलसरी तो है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, मन से तो कोई नहीं देना चाहता टैक्स, पर एक तरह से मोरल ड्यूटी भी है कि आपका भी कोई मोरल ड्यूटी बनती है कि कुछ पार्ट अपनी इनकम का आप दीजिए गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके। तो वो टैक्स की चोरी करते हैं वो लोग, यानी आप अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को, मोरल ड्यूटी को भूल जाते हैं। तो टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज और लेवी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और टू फुलफिल द पब्लिक ड्यूटीज़ के लिए लगाया जाता है टैक्स। अब जो टैक्स है वो दो तरीके का होता है। टैक्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी पूरी दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर ये इनमें क्या फ़र्क है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि
ऐसा टैक्स जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होगा, यानी जो पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स, पेयर एंड बियरर आर सेम पर्सन। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, पेयर एंड बियरर सेम पर्सन। सपोज आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, आप इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना है, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम कमाने पे टैक्स लगता है, इसे बोलते हैं इनकम टैक्स। ये देना है तो आप ही तो देंगे ना, आपके मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड थोड़ी देगा, यानी आपको ही देना है टैक्स। जैसे मान लो आपको का टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी आ रही है, 20,000 रुपये का टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पे, तो ये गवर्नमेंट को देना है आपको टैक्स। तो ये पे आप ही करेंगे और बियर भी आप ही करेंगे, यानी आपको अपनी ही जेब से देना पड़ेगा, आप इसको किसी से लेके नहीं दे सकते। वो चीज़ अलग है, उधार पैसे देना वो अलग चीज़ है, वो भी चुकाना पड़ेगा, पर आप अपना बर्डन किसी पे नहीं डाल सकते, आपको अपनी ही जेब से देना होगा। यानी पेयर और बियरर क्या होंगे, सेम पर्सन होंगे, और इसका एग्जाम्पल हुआ इनकम टैक्स, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पेयर एंड बियरर आर डिफरेंट पर्सन। Indirect tax is a tax in which payer and bearer are different person। ऐसा टैक्स जिसमें पेयर अलग होगा, बियरर अलग होगा, तो ऐसे टैक्स को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं पेन बेच रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपये का पेन है, 1 रुपये का जीएसटी में लूँगा, बिल में 11 रुपये। तो पेयर कौन है, कौन पे करेगा ये जीएसटी गवर्नमेंट को, एक बिजनेसमैन। पे तो मैं करूँगा, पर बर्डन मैंने किस पे डाला, आप पे। मैंने कस्टमर से लेके दिया है टैक्स, अपनी जेब से नहीं दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर तो हो जाएगा बिजनेसमैन, जो कलेक्ट करेगा टैक्स पब्लिक से, कंज्यूमर से, और बियर होगा कस्टमर, जो अल्टीमेटली उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर और बियर डिफरेंट पर्सन होंगे, यानी इसमें टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स के बर्डन को लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स का बर्डन, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको जेल हो सकती है, ये इलीगल माना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच पेयर एंड बियर आर सेम पर्सन, जिसमें देने वाला और बियर करने वाला जो उस चीज़ को वहन करेगा, बर्डन उठाएगा, वो एक ही पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होंगे, यानी पे कोई और करेगा और उसका बर्डन कोई और बियर करेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पे कौन करता है, बिजनेसमैन, पर बर्डन किस पे डाल देता है, वो कस्टमर। आप कस्टमर से लेके जमा करा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस भी हो सकता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नेचर मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा। अगर आप रिच हैं तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर आप रिच नहीं हैं तो कम टैक्स रहेगा, राइट। यही होता है कि जैसे जैसे इनकम कमाते जाओगे टैक्स बढ़ता जाएगा। यानी इसमें पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स दिया जा रहा है। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब इसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है आप कितना कमा रहे हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, सबको एक ही रेट से टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़, जैसे कोई पेन खरीद रहा है और इस पर 10 रुपये का पेन है, एक 10% जीएसटी की रेट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो 1 रुपये 11। तो चाहे कोई नॉर्मल इंसान खरीदने जाए तो भी 11 रुपये देगा, ठीक है, या कोई बहुत रिच पर्सन खरीदने जाए तो भी 11 रुपये देगा ना, इन टैक्स तो वो 1 रुपये का ही देगा। चाहे गरीब आदमी खरीदे पेन तब भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है टैक्स के नाम से, जीएसटी उतना ही लग रहा है। चाहे बहुत अमीर आदमी खरीदे तब भी उतना ही लग रहा है, यानी पेइंग कैपेसिटी रिलेवेंट है। आप ये नहीं देखा जाएगा आपकी इनकम क्या है, जबकि तो वो रिग्रेसिव नेचर का हो गया। जबकि डायरेक्ट टैक्स भी एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, जैसे जैसे इनकम कमाते जाओगे टैक्स बढ़ता जाएगा। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स इज अ कंपलसरी मैंडेटरी चार्ज है जो गवर्नमेंट लगाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। टैक्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसमें पेयर बियरर सेम पर्सन होंगे, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, एंड इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, टैक्स का इंसिडेंट आप किसी पे नहीं डाल सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होंगे, यानी पे कोई और करेगा, बियर कोई और करेगा, उसका बर्डन किसी और को उठाना होगा। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी इसमें पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स दीजिए, कम कमा रहे हैं तो कम टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी इसमें पेइंग कैपेसिटी इरेलीवेंट होती है, हर आदमी को एक ही जैसे जो रेट है उसी रेट से टैक्स देना होता है। तो ये अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जीएसटी की, वैसे जीएसटी का टॉपिक आगे आएगा तो मैं वहाँ डिटेल में और बताऊंगा आपकी बुक में जब जनरल एंट्रीज होंगी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक इन एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी पहले, सेल्स टैक्स लगता था, वैट, सर्विस एक्सेट्रा, हैव बीन मर्ज, इन्हें मर्ज कर दिया गया। ये क्या होते थे हम आगे पढ़ेंगे। इनटू सिंगल टैक्स बन गया, अब जीएसटी के नाम से टैक्स लगता है, यानी एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स बंद हो चुके हैं। ऑल्दो सारे गुड्स पे बंद हुए, कुछ पे लगते हैं। तो हम जब जीएसटी के टॉपिक पे आएंगे तो हम ध्यान डिटेल में पढ़ेंगे। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदने पे भी देना होता है, और अगर आप बेचते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन अकाउंटिंग का फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है अकाउंटिंग से, भाई मैं, आप अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए बिजनेस चलाने के लिए, तो महीने के एंड में आप मुझे उसका हिसाब देंगे कि भैया 10 लाख रुपए आपने कहाँ कहाँ खर्च किए। आप ऐसे थोड़ी हवा में बता देंगे नहीं खर्च हो गए साहब पूरे पैसे, नहीं। आपको मुझे बताना होगा कि कौन से 10 लाख में से आपने कितना पैसा का रेंट पे किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी कि भैया इतने पैसे आपको दिए थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी कि आपको मुझे बताना होगा। Another function of accounting is to determine the profitability of each department of enterprise। अगर मैंने किसी डिपार्टमेंट को पैसे दिए तो मुझे पता चल जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में इतनी इनकम हो रही है, इतने एक्सपेंस हो रहे हैं। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इससे तय हो जाता है कि भैया तुम लॉस में जा रहे हो तो तुम्हारे डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे पतंजलि है, ठीक है, वो सोप भी बना रहा है, शैम्पू भी बना रहा है, टूथपेस्ट भी बना रहा है, टूथब्रश भी बना रहा है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। तो ज़रूरी थोड़ी सारे प्रोडक्ट प्रॉफिट में हो सकता है कोई प्रॉफिट की जगह लॉस कमा के दे रहा हो, कोई प्रोडक्ट सेल कम हो रही है, उस डिपार्टमेंट में खर्चे ज़्यादा, एम्प्लॉय ज़्यादा रखनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपना रेवेन्यू अर्न करके नहीं दे रहा है। क्लियर। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव क्यों की अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट का पहला पॉइंट क्या पढ़ा था आपने, एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, ठीक है, एग्जैक्ट रीजन डालना, जानना आपको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। कोई आप पे फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, आप वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को देने के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।